यस आयुषी। It's a form of energy that हम्म। like kind of sensation of hotness हाँ in the हाँ। body. यस। देखिए अब जो आपकी डेफिनेशन होगी ना 11th स्टैंडर्ड में, वो इससे थोड़ी ऊपर होगी। वो ऐसे होगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा इंटरनल एनर्जी का। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है। कोई भी जितना हमारा सिस्टम है उसमें जितनी टोटल एनर्जी आ रही होती है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया होता है, इसमें मैंने कुछ फिल किया हुआ है, मान लो गैस मॉलिक्यूल्स फिल किया हुआ है। अब देखो इस सिस्टम में क्या क्या एनर्जीज पॉसिबल है। ये एक बॉडी है, ये बनी है बहुत सारे पार्टिकल से, एक एक पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अब देखो इसमें जो जो एनर्जी होगी, एक तो होगी क्योंकि पार्टिकल आगे बढ़ेगा, उस वजह से इसकी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा पार्टिकल रोटेट भी तो करेगा, पार्टिकल अपने पोजीशन पे रोटेट भी करेगा, इस वजह से आ जाएगी रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो एक और एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली अब तक कौन सी एनर्जी आई है? अभी तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई है, अभी हमारे सिस्टम में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आई है। लेकिन क्योंकि इसके मूवमेंट की वजह से हमारे पास इंटरैक्शन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, इस वजह से एक और एनर्जी आएगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं हमारे सिस्टम में जब भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो भी पार्टिकल्स एक साथ हैं। ठीक है, और हर तरह का मोशन हर तरह की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी है। तो अब देखो होता ये है कि इंटरनल एनर्जी हो गई टोटल एनर्जी। जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पे जितनी भी सारी एनर्जीज का जो सम होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई हमारी? इंटरनल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है प्लस जितनी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। अब देखो होता ही है आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, ये वाला जो कंपोनेंट है पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस के लिए होती है जीरो। तो अगर ये टर्म जीरो बचा तो इतना पोर्शन बचा हमारा इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी वुड बी इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में सारे टाइप्स आ जाएंगे, ट्रांसलेशन भी आएगा, रोटेशनल भी आएगा, आपका वाइब्रेशनल भी आएगा। तो ये जो इंटरनल एनर्जी हो गई सिस्टम की, जो भी एवरेज एनर्जी है, इसी थर्मल एनर्जी को, जो हीट बोलते हैं हम, यही होती है थर्मल एनर्जी बेसिकली। एक तो वो डेफिनेशन ठीक थी आयुषी आपकी, कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस जो बताता है आपको एनर्जी है। अब वो किस तरह की एनर्जी एग्जैक्टली, वो ये इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, थर्मल एनर्जी जिसे बोलते हैं। सो द थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये जो होती है, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। अब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा आपका हीट जनरेट होगा। इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, जैसे चलो एक मेटल सरफेस है, ठीक है, कोई मेटल सरफेस को हैमर से स्ट्रक किया, तो क्या होता है, अगर हैमर से बार बार उसको स्ट्रक करो तो वो गर्म हो जाती है सरफेस,
जो भी मेटल होता है आपका हॉट हो जाता है, उसका रीजन यही है। होता ये है कि जो मेटल जब स्ट्रक किया जाता है ना हैमर से, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं मेटल के अंदर वो इस तरह से फास्ट फास्ट मूव करने लगते हैं, ऐसे आपस में फास्ट फास्ट मूव करने लगते हैं। उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हीट। इसीलिए ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है। सो बेसिकली हीट क्या हुआ आपका? हीट एनर्जी ट्रांसफर है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा हो। ये बताओ पहले, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया? मैम आइडियल गैस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखिए, ये मैं रिपीट एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, स्टार्टिंग से रिपीट कर देती हूँ। देखिए इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी, वो पूरे सिस्टम में जितनी एनर्जीज हैं उनका सम होता है। ठीक है, अब देखो जो आप पूछ रही हो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना हमारी, वो फंक्शन होती है टेम्परेचर की। मैं लिख देती हूँ आपके लिए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम का, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और जो आपकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, दैट इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होती है? इंटरैक्शन से, फोर्स से, या आप इसको इंटरैक्शन भी कह सकते हैं। अब आगे वाले हम काइनेटिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एक आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये होता है कि इंटरैक्शन नहीं होता है जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी है हमारी, वो किसका सम है? जितनी एनर्जी है। अब एक एक एनर्जी कितनी पॉसिबल है? पार्टिकल आगे मूव करेगा तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। पार्टिकल अपने पोजीशन पे रोटेट करेगा, उसी जगह पे रोटेट करेगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। ये सारी काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स हैं। मूवमेंट से हम बोलते हैं ना, मोशन से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब वो किस किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह का मोशन डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। अब पार्टिकल्स वाइब्रेट मैम करेंगे। हाँ बोलिए। मैम हम ये बोल सकते हैं कि जो हम हीट दे रहे हैं हाँ उसकी वजह से ब्राउनियन मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे हाँ ट्रांजिशनल हाँ, काइनेटिक एनर्जी हो रही है। सारी एनर्जी हो रही है। हीट हम दे नहीं रहे हैं, जो एनर्जी जो मॉलिक्यूल, जब ये आप जो बोल रहे हैं डाउनियन मूवमेंट हो रही है, जो जिगजैग मूवमेंट की जो आप बात कर रही हैं, मॉलिक्यूल्स जो यस। कोलाइड करें, उस वजह से हीट जनरेट हो रही है। और हीट क्यों जनरेट हो रही है? क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ जा रही है। थर्मल एनर्जी क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई हमारी, पोटेंशियल एनर्जी वाला कंपोनेंट चला गया, अब क्या बचा सिस्टम में? जो एनर्जी बच गई, कौन सी एनर्जी बच गई? ये वाली सारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अब सारे टाइप्स आ जाएंगे इसमें। जो तीनों टाइप्स है ना काइनेटिक एनर्जी के, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो सिर्फ ये ओके। वाला कंपोनेंट आपका चला गया। ये कंपोनेंट है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है होती है आपकी, इसी को बोलते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। अब इससे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपके हीट का, जो हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। अब हम लोग जो डिफाइन करेंगे हीट को, ये तो है, हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, लेकिन वो आती कहाँ से? उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो होगी जनरेट होगी, उसकी वजह से आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जितनी ज्यादा आप काइनेटिक एनर्जी दोगे मॉलिक्यूल्स को, उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी। समझ आई बात? यस मैम। इसको एक बार आप लोग स्टार्टिंग से इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
लाइशा, आपका शायद नेटवर्क इश्यूज हो गया था, आपने सुना या मैं रिपीट करूँ, आप बता दीजिए। यस मैम, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आराध्या, आपको भी कोई डाउट्स होगा तो आप भी पूछ सकती हैं। यस मैम। देखिए लाइशा, मैं आपको बता रही थी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी से ही हमारा कॉन्सेप्ट आएगा हीट का, उसी से हमें समझ आएगा। एक तो बेसिक डेफिनेशन है जो आपने 9th 10th में पढ़ रखी है, उसके अलावा अब हमें जो डिफाइन करना है ना हीट को, वो इंटरनल एनर्जी के थ्रू हम करेंगे। इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती है सिस्टम में जितनी एनर्जीज हैं, जितनी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, उनका सम आपको देता है इंटरनल एनर्जी, सारी एनर्जी का सम। तो अगर हम लोग एक गैस मॉलिक्यूल्स देंगे, ठीक है, कोई एक बॉडी ले लिया हमने, बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, एक एक पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। अब इसमें पार्टिकल आगे मूव करेगा यानी ट्रांसलेट करेगा, उस वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पार्टिकल रोटेट करेगा, उस वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और पार्टिकल्स कोलाइड करके वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो हो गई तीनों तरह की काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा क्योंकि पार्टिकल इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्पेशली, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी जनरेट होगी। तो अब देखो इंटरनल एनर्जी किसका सम बचा, काइनेटिक एनर्जी का सम एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी में सब आ गया आपका, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया, रोटेशनल आ गया, वाइब्रेशनल आ गया, ये सारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम ये दे रहा है आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ये हम लोग आइडियल गैस वाला आगे चैप्टर भी आएगा, या फिर आप लोग ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये पोस्टुलेट्स वगैरह जो होते हैं, काइनेटिक थ्योरी। तो देखो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे आगे जाके कि जो फोर्स लगता है पार्टिकल्स में जितना भी, वो जीरो होता है मॉलिक्यूल्स में, आइडियल गैस के लिए उसमें जीरो होता है। तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कंपोनेंट है आपका, वो तो जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ये वाला। अगर पोटेंशियल एनर्जी वाला आपका जीरो हो गया, तो बचा कौन सी एनर्जी आपकी, सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी, ये तो चली गई आपकी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हमारी हीट है, ये जो थर्मल एनर्जी है बेसिकली, या फिर इंटरनल एनर्जी है, वो है सिस्टम की सारी काइनेटिक एनर्जीज का सम, ठीक है। और वही जो थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताई थी, जब आप हैमर से स्ट्रक करोगे किसी मेटल सरफेस में, होता है ना लोहे या किसी को भी आप हैमर से बार बार स्ट्रक करते हो, गर्म हो जाता है। उसका रीजन यही है, जब वो स्ट्रक किया जाता है ना, तो हैमर क्या करता है, सारे मॉलिक्यूल्स को ब्लो ऑफ कर देता है दूसरे दूसरे डायरेक्शन में, बहुत फास्ट फास्ट मूव करने लगते हैं। जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ जाएगी, उस वजह से टेम्परेचर जो हीट है, हीट बढ़ जाएगा हमारा। तो ये है कॉन्सेप्ट हीट का। इसमें मैं आपको बता रही थी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो फंक्शन होता है फोर्स का। फोर्स का हो या इंटरैक्शन, मान लो दो पार्टिकल्स है, इसमें कोई फोर्स नहीं भी लग रही, दोनों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे पे फोर्स जनरेट कर रहे होंगे, इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट से नहीं मेजर करती, इंटरैक्शन ऑफ द सिस्टम से भी मेजर करती है, कौन कौन किससे इंटरैक्शन करे, इंटरैक्शन मतलब कौन एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो हीट क्या हुई आपकी, जो हीट हम पढ़ रहे हैं, हीट होती है आपकी, मान लो ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसकी एक अपनी एनर्जी होगी, ये दूसरा सिस्टम है, इसकी अपनी कोई एनर्जी है यूबी, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं आपके। अब क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे कहती हूँ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बी, तो क्या होगा, जो हीट है हमारी, जो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होगा, इंटरनल एनर्जी जितनी इसमें एक्स्ट्रा है, वो यहाँ से फ्लो करेगी बी में। और कब तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों में सेम नहीं हो जाएगा डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है सेम नहीं हो जाएगा। तो ये जो फ्लो कर रहा है ना, लेट्स से कोई डी क्यू है या डेल्टा क्यू है, यही आपका हीट है। ये जो इंटरनल एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी, इसी को हम लोग हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना पोर्शन आप लोग लिख लीजिए,
जैसे हो जाएगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, बट इसमें जो पार्टिकल्स की वजह से काइनेटिक हाँ, एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना इसमें, या नहीं होगी? हम लोग जो लेते हैं ना, जब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो अज्यूम होता है कि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ओके, बट रियल गैस में पोटेंशियल रियल में तो एनर्जी होगा, हाँ। होगी? हाँ हाँ, रियल गैस में होगी, ओके। और भी जितनी जो जो सिस्टम की एनर्जीज हैं वो होगी। ओके। और हीट की आपकी वही यूनिट्स होती हैं, कैलोरी होती है और जूल होती है आपकी। डन। यस। देखिए, अब आपका कॉन्सेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली नो फ्लो ऑफ हीट। इक्विलिब्रियम तो पता ही है, इक्वल जब हो जाता है ना, दो चीज जब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या होता है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होती है। उसी तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम की जब बात होती है, इसका मतलब होता है कोई फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा है। वो कैसे हो सकता है, मान लो दो सिस्टम है, ठीक है, ए और
बी, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब शुरू में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस था, ठीक है, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा था, मान लो TA इज ग्रेटर देन TB या कोई डिफरेंस है, एक सर्टेन अमाउंट से टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है। तो अब देखो ये क्या होगा, जो हीट है, जैसे यहाँ भी मैंने आपको बताया था, जो इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, उसी को तो हम हीट बोल रहे हैं। एनर्जी जो थी उसी को तो हम तब से डिफाइन करें कि वही हीट है। तो हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक TA TB के बराबर नहीं हो जाता। तो जब दोनों सिस्टम का सेम टेम्परेचर हो गया, मतलब ये जब कंडीशन आपकी अचीव हो गई, इस कंडीशन से ये जब आपकी कंडीशन अचीव हो गई, TA इज इक्वल टू TB, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तब आप बोलोगे जो आपका सिस्टम है, यानी दोनों बॉडीज, टू सिस्टम्स हैविंग द सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हीट ट्रांसफर कहाँ से होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, मतलब यहाँ से कुछ लेट्स से DQ अमाउंट फ्लो करेगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा हमने अज्यूम किया है, एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे अज्यूम किया है टेम्परेचर ज्यादा है A बॉडी का, तो यहाँ से कुछ जो जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, वो जो एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ से जाएगी इस सिस्टम में। कब तक जाएगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, और जब ये टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तब उसे हम बोलेंगे दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। एक बार इस पोर्शन को भी आप नोट कर लो, फिर टेम्परेचर देखते हैं डिटेल में। मैम डन। अब देखिए, अब आता है जो हम लोग टेम्परेचर टेम्परेचर तब से टर्म यूज कर रहे थे, वो एक्चुअली होता क्या है। सो ये तो डेफिनेशन है उसकी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस विच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ हीट। कैसे डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ हीट? जहां से एनर्जी फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि यही पढ़ा है ना हमने, हायर टेम्परेचर से एनर्जी फ्लो होती है लोअर टेम्परेचर में, और जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो DQ हमने माना है, वही आपकी हीट थी। तो ये तो एक डेफिनेशन है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। द अदर डेफिनेशन इज कि एवरेज थर्मल एनर्जी है सिस्टम की, जो एवरेज थर्मल है, ये भी अभी हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है कि एवरेज थर्मल एनर्जी है। अब देखो, अगर दो सिस्टम, किसी भी दो सिस्टम को आपने कांटेक्ट में लेके आए, जो थर्मल इक्विलिब्रियम अभी आपने पढ़ा है, जब दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर में, उन्हें कांटेक्ट में लेके आए, तो हीट कहाँ से फ्लो करेगी? हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी से कहाँ तक? लोअर टेम्परेचर से।
और कब तक फ्लो करती रहेगी, जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। अब जो ब्रांच होती है फिजिक्स, जैसे हम लोग ने पढ़ा फ्लूइड्स वाली, जो हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा था हमने, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स थी जो फ्लूइड से डील करती थी, उसी तरह से ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसके टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करती है, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्री। इसी से तो हमारे पास थर्मोमीटर आता है, थर्मोमीटर का जो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एवरेज थर्मल Yes. एनर्जी जो भी है। ठीक है, अब देखो Yes, आगे ma'am. प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर पर ये है, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग सम ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी दैट चेंज लीनियरली विद टेम्परेचर। मतलब जैसे कि बहुत तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं आपके, वॉल्यूम, जैसे मर्करी थर्मोमीटर होते हैं, वो कैसे मेजर होता है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज का मतलब है जो आप देख सकते हो। जैसे मर्करी थर्मोमीटर में उस मर्करी की वॉल्यूम से आप मेजर करते हो। फिर प्रेशर थर्मोमीटर होता है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर उसमें बोलते हैं, तो वो हम मेजर करते हैं जो भी प्रेशर है, गैस का जो भी प्रेशर है उससे मेजर करते हैं। तो जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है ना, उनके थ्रू हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। तो उसी पे बेस्ड होता है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो सबको पता होगा, इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, अच्छा लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट आप लोग को पता है? आइस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है? सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री to हाँ 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट पे 32 to 212। 212, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, जैसे आपका जो थर्मोमीटर होता है बेसिकली लॉन्ग नैरो ट्यूब विद बल्ब ऑन इट्स लोअर साइड, इसमें बहुत सारी मार्किंग होती है। तो जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस, इसे आप बोलते हैं स्टीम पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलो या स्टीम पॉइंट बोलो। और यहाँ नीचे की तरफ जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे आप बोलते हैं आइस पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब, जैसे हम बोलते हैं वाटर फ्रीज करता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करता है। तो उसी बेसिस पे हमारे पास सिर्फ एक टेम्परेचर नहीं है, आई मीन एक थर्मोमीटर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के थर्मोमीटर्स हैं। एक आता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, एक है सेल्सियस स्केल और एक ह्यूमस स्केल भी है। तो देखो स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर का क्या मतलब है, जो जो लोअर पॉइंट होता है आपका, जैसे यहाँ पर ये जो लोअर पॉइंट हो गया आपका, जिस भी थर्मोमीटर की बात हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और जो अपवर्ड है, अपमोस्ट है, उससे हम लोग बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो कोई भी थर्मोमीटर का अगर आपको स्केल निकालना हो तो वो ऐसे होगा, whatever is the temperature जो अननोन है, माइनस टेम्परेचर ऑफ द लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस the temperature of again lower fixed point. This is constant. लाइशा आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. ओके, सी लाइशा आई वाज टेलिंग, जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है आपका, जैसे यहाँ पे ये अगर ये हमारा सेल्सियस स्केल है, इफ दिस इज योर सेल्सियस स्केल, तो देखो जो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो गया। स्टीम पॉइंट जैसे स्टीम पॉइंट बोलते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो हो गई, वो तो आपकी हो गई मार्क, दैट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आपको जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पता है, तो आप कोई भी थर्मामीटर में उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई रैंडम वैल्यू है टी आपके पास, तो टी माइनस टेम्परेचर ऑफ द लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ अपर फिक्स पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट, ये कांस्टेंट वैल्यू रहता है। तो अब आपको ये याद रखना होगा कि कौन से स्केल में अपर फिक्स पॉइंट की क्या वैल्यू है और कौन से स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट की क्या वैल्यू है। अगर हम लोग सेल्सियस स्केल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सेल्सियस स्केल, अभी मैंने बताया था
हाँ बताओ, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? अभी तो बताया था लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, एनीवन? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया आपका सेल्सियस स्केल में। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है आपका, और एक होगा आपका अपर फिक्स पॉइंट। किसी को पता है फ़ारेनहाइट में? अभी बताया था आपने आयुषी शायद। यस मैम, 32। हाँ, 32 हो गया आपका लोअर, और यस, अपर अपर इज 212। 212, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें देखो डिफरेंस जो है ना, नीचे वाला आपका अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, वो आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ ऊपर वाला आपको निकालना होगा। देखो अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अगर सेल्सियस स्केल में करोगे तो क्या होगा, 100 माइनस 0, दैट इज 100 डिविजन मिलेंगे आपको सब्ट्रैक्ट करने पे। उसी तरह से यहाँ पे 212 माइनस 32 करेंगे, दैट वुड गिव यू 180 डिविजन। तो लोअर वाला जो नीचे है ना, ये आपको ऑलरेडी पता ही होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका र्यूमर स्केल है, इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो भी 0 होता है, इसमें लोअर 0 डिग्री होता है। और जो अपर फिक्स पॉइंट इस केस में होता है वो होता है 80। तो इसमें भी ऑब्वियसली इसकी भी इजी कैलकुलेशन है, 80 माइनस, अगर आपको ये निकालना पड़े डिनोमिनेटर में र्यूमर स्केल के बिना, तो अपर फिक्स पॉइंट यानी 80 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यानी 0, तो ये आपको 80 डिविजन्स मिलेंगे। फिर एक और कॉमन स्केल है केल्विन के लिए, कन्वर्जन के लिए हम लोग बहुत यूज करते हैं इसका, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट। केल्विन स्केल का तो पता होगा। Lower is 273.15 Kelvin and upper is 373 Kelvin. पॉइंट, हाँ 0.15. 0.15, ठीक है। ये हो जाएगा 273.15 और अपर फिक्स पॉइंट हो जाएगा 373.15। तो इनमें डिफरेंस कितना आया, 100. 100। फिर से वही हो जाएगा। अब देखो एक आप लोग को याद रखना पड़ेगा, अच्छा इसमें भी 100 हो जाएगा, और इसमें भी सेल्सियस में भी 100 है, इसमें 180 है और आपका इसमें 80 है, तो ये हो जाएगा 373.15 माइनस 273.15 विल गिव यू 100 डिविजन। तो देखो डिनोमिनेटर सबके फिक्स्ड हैं, तो अगर आपको कुछ निकालना पड़े, एज इन एक रिलेशन आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है देन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 0, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी कि 100 माइनस 0 इज कांस्टेंट, यानी कि दूसरे टेम्परेचर डिफरेंसेस के बराबर है। तो अगर आपका फ़ारेनहाइट में गिवन है दैट वुड बी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट का 32, ये आपको लर्न होना चाहिए सबके। आई थिंक सेल्सियस और केल्विन को तो लर्न होगा, फ़ारेनहाइट और ह्यूमर एक बार देख लेना। अब अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, दैट इज 212 माइनस 32, जिसको आप 180 भी लिख सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू, अगर ह्यूमर स्केल में गिवन है आपका माइनस 0 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी कि 80 माइनस 0। ये बराबर होगा, अगर आपके केल्विन स्केल में निकालना है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा आपका 273.15, and for the denominator you have upper fixed point minus lower fixed point, 373.15 minus 273.15। एक बार इतना नोट करो, थर्मल इक्विलिब्रियम कर लिया था ना, थर्मल Yes. इक्विलिब्रियम तक लिख लिया था ना, यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर से आप नोट कर लो।
मैम। मैम डन। अच्छा, एक क्वेश्चन करो इस पे और इसका आंसर्स आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पर्सनली भेजिए, डायरेक्ट मैसेज।
यस आयुषी, आपका करेक्ट है, बाकियों के आंसर्स करेक्ट है। तब तक आयुषी आप ऐसे कीजिए, अभी आपने क्या निकाला, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निकाला जो सेम रीडिंग थी। अब निकालो फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में ऐसा कौन सा सेम टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में, और आप चैट बॉक्स में भेजिए। यस यस, आराध्या और सिबिया आपका भी करेक्ट है। अब आप दोनों भी उसका ट्राई कीजिए। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निकाला आपने, आप फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कॉमन टेम्परेचर निकालिए और सेंड कीजिए। यस मैम। लाइशा आप भी अपना आंसर सेंड कीजिए इसका, अगर आपका है तो, और हेल्प चाहिए तो बताइए। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट तो ऐसे हो जाएगा, सेल्सियस वाला जो आपका पोर्शन था, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो इक्वल हो जाएगी आपके फ़ारेनहाइट के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस। ये तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, इनका सेम है। अब जो टीसी और टीएफ है, ये क्वेश्चन कह रहा है सेम रीडिंग है, इसका मतलब टीसी इज इक्वल टू टीएफ। इसको आप कुछ भी टी ले लीजिए, so that would give you t by 100 is equal to t minus 32 by 212 minus 32 होता है आपका 180, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so that would give you, हाँ ठीक है आयुषी, ठीक है, सही है आपका आंसर सेकंड पार्ट का। तो ये हो जाएगा, लाइशा आप ध्यान दीजिएगा इस वाले पार्ट में, 180 t, हाँ ठीक है राधे आपका भी ठीक है, सभी है लाइशा आप भी ट्राई कीजिएगा। 180 t हो जाएगा 100 t माइनस 32 100 के इक्वल। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 80t इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, मतलब माइनस 32 100, तो t यहाँ से आ जाएगा आपका -40, so दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस था ये सेल्सियस के स्केल में, और फ़ारेनहाइट में था -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का है। इसको नोट करने के बाद ये बताओ फ़ारेनहाइट और केल्विन का क्या होगा, फ़ारेनहाइट और केल्विन का कॉमन टेम्परेचर जो सेम है, सेम रीडिंग शो करेगा किस टेम्परेचर पे। आप लोग के आंसर ठीक है, आयुषी आराध्य।
देखिए ये वाला पार्ट भी वैसे ही होगा जैसे आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे किया था। यहाँ पर जो आपका सेकेंड पार्ट है, तो आपका था फर्स्ट पार्ट, फॉर द सेकेंड पार्ट फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के लिए इन दो पोर्शन को इक्वल करना होगा आपको। तो फ़ारेनहाइट वाला था यानी -32/180, और केल्विन का जो पोर्शन था जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, यानी कि इसकी लोअर लिमिट 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273.15, इसको डायरेक्ट में भी 100 ही लिख सकते हैं। अब TF और आपका TK यहाँ पर सेम है, जिसको आप कुछ T मान लो या X मान लो, चलो X मान लो, इधर T माना था ना, इधर X मान लो। So that would give you X minus 32 divided by 180 is equal to X minus 273.15 divided by 100. इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 574.6 डिग्री। इसे नोट करिए, देन वील डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आंसर सिमिलरली आप ऐसे चैट बॉक्स में सेंड कीजिए।
ये सर आते हैं, करेक्ट है आपका, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी आप इसमें आपको क्या करना क्या है, आपके पास करेक्ट थर्मामीटर की रीडिंग होती है, और यहाँ पर ये जो थर्मामीटर है ये फॉल्टी थर्मामीटर है, क्योंकि देखो रॉन्ग कैलिब्रेशन, उसका मतलब गलत रीडिंग दे रहा है। तो इनके कहने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का -10 डिग्री सेल्सियस मानना है, यानी कि अगर करेक्ट थर्मामीटर में हमारा 0 डिग्री होता है, तो फॉल्टी थर्मामीटर में ये 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज करेगा। तो ये कह रहा है, इसने क्या किया, 60 डिग्री को रीड कर दिया 50 डिग्री की जगह, यानी अगर करेक्ट हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, तो फॉल्टी इसको क्या रीड कर रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर इस स्केल में क्या है, यानी इस फॉल्टी स्केल में क्या है। तो ये करेक्ट स्केल में तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये क्या है, दिस इज अननोन, ये आपको पता करना है। समझ आया, ये अननोन है आपके पास। 0 डिग्री की जगह -10 डिग्री रीड कर रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस की जगह 60 डिग्री, 100 डिग्री की जगह इसे क्या रीड करना चाहिए। तो ऐसे करो, एक तरफ सेल्सियस वाली इक्वेशन लिखो, वही अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट वाला यूज करो, आंसर आ जाएगा। मैम जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो इन दोनों को इक्वल रख के करेंगे ना? हाँ इक्वल रखे, कांस्टेंट है ना, वो जो अभी हम ओके लोगों मैम। से ऊपर पढ़ा था, कांस्टेंट होता है ना इनका, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है ये वाला, ये यस मैम। कांस्टेंट होता है ना, तो आप इक्वेट कर सकते हैं। ओके मैम। देखो जो सेल्सियस वाला पोर्शन है आपका, यानी कि T सेल्सियस, इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय 100, इसका अपर फिक्स पॉइंट है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये तो हमें पता ही था ऑलरेडी, सेल्सियस स्केल का जो नॉर्मल करेक्ट होता है। अब देखो इनकरेक्ट किसके बराबर होगा, मान लो ये जो टेम्परेचर है 60 डिग्री आपका, इससे आप इक्वेट करोगे इसको। मान लो यहाँ पर x ले लो, ये x स्केल है, ठीक है, कोई भी x स्केल है, Tx जो भी टेम्परेचर इस स्केल में गिवन है, यहाँ 60 गिवन है ऐसे, लेकिन जो भी इसमें गिवन है माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट। अब लोअर फिक्स पॉइंट आपका 0 नहीं है, अब आपका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, अब आपका लोअर फिक्स पॉइंट हो गया -10 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट क्या है आपका, पता ही नहीं, इसको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ना, टीवी मान लेते हैं, ये टीवी मान लेते हैं, ये पता नहीं, माइनस अगेन लोअर फिक्स पॉइंट -10 आपको मालूम है। अब देखो क्या क्या पता है हमें, T सेल्सियस में क्या ये टेम्परेचर आपके पास गिवन है, T सेल्सियस जो हम लोग निकालते हैं, 50 डिग्री गिवन है आपके पास, यस आयुषी दैट्स करेक्ट, 130 डिग्री आएगा, आराध्या आयुषी और दोनों के आंसर करेक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये T सेल्सियस है आपका, जो इस टेम्परेचर में, जो फॉल्टी टेम्परेचर में आप निकाल रहे हो, उसका टेम्परेचर रीडिंग गिवन है ये, जिसे हमने Tx माना है। तो देखो सारी क्वांटिटीज गिवन है, सिर्फ वेरिएबल क्या है, टी भी अननोन है आपके पास, और यही तो आपको निकालना है क्वेश्चन में। 60 की जगह आप 50 रखो,
-0 तो 60 हो जाएगा, 100 -0 भी आपका 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू Tx भी पता है आपको, इस स्केल में रीडिंग क्या है 60 डिग्री, यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं 60 डिग्री रीड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस माइनस हो गया +10 डिवाइड टी भी नहीं पता है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा +10। ये आपको सॉल्व करना, ये पोर्शन तो आपका हाफ बचेगा 50/100, ये बचेगा 70 डिवाइडेड बाय टीबी +10। तो देखो टीबी +10 हो गया आपका 2 × 70 यानी कि 140 और 10 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो टीबी आया आपका 130 डिग्री सेल्सियस। जिन्होंने नहीं किया था वो नोट कर लीजिए। अब तक तो लिख लिया होगा ऊपर वाला पोर्शन। देखो अब आता है एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल आपका वही है केल्विन स्केल, जो भी हम लोग पढ़े थे ना, केल्विन स्केल, ये वही है। देखो ये क्या कहता है इसमें, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बेसिकली क्या है। देखो अपर लिमिट क्या हो सकती है टेम्परेचर की, कितना भी जा सकता है हाई, कोई एक अपर लिमिट नहीं है टेम्परेचर की, नो अपर लिमिट ऑन टेम्परेचर, मगर जो लोअर लिमिट है आपकी वो फिक्स्ड है। ये कॉन्ट्रास्ट है इस वाले पॉइंट का। इन कॉन्ट्रास्ट जो आपका लिमिट लोअर लिमिट है वो आपकी डेफिनेट है। सो लोअर लिमिट ऑन टेम्परेचर वो आपका 0 केल्विन होता है, ये मिनिमम टेम्परेचर है आपका, अपर लिमिट कुछ नहीं है। तो जो मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर हो गया आपका वो कितना हो गया, मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर जो होता है आपका, कम से कम जो टेम्परेचर होता है। अब इसको 0 केल्विन को आप कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन लग जाएगा 273.15 में, अगर डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करोगे। तो ये जो लोवेस्ट पॉसिबल अटेनेबल टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और सारे टेम्परेचर इंटरवल्स इस स्केल में सेम है जैसे कि सेल्सियस स्केल में होते हैं। तो ये जो टेम्परेचर स्केल होता है इसी को आप बोलते हैं केल्विन स्केल, या इसी को आप बोलते हो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये क्या कहता है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है दैट इज -273
0.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी को आप एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर बोलोगे एंड दिस इज रिटन एज 0 केल्विन। ठीक है, अगर आप T से रिप्रेजेंट कर रहे हो लेट्स से ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, तो अगर आपको इसको सेल्सियस से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट भी करना होता है। 273 से हम लोग ऐड कर देते हैं सेल्सियस में। तो ये अगर T सेल्सियस ये है, इफ दिस इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर आपका केल्विन में है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो ये इनके बीच का रिलेशन है। ऐसे इधर से आपको अगर ये T सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है तो आप उससे जो भी टेम्परेचर गिवन है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट केल्विन में मतलब केल्विन केल्विन निकालना है तो आप 273.15 ऐड कर दो। ये कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, तो आप लोग यूज भी करते हैं। तो केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या हुआ, अ टेम्परेचर स्केल दैट हैज इट्स जीरो एट -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर इंटरवल सेम एज दैट ऑफ सेल्सियस स्केल, जो आपका सेल्सियस स्केल, इसी को आप बोलते हैं केल्विन या फिर एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अच्छा, इसमें ग्राफ भी है, इसमें दो ग्राफ भी आते हैं आपके। ग्राफ इस तरह से है, अगर आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, आपको ना क्या मिलेगा। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट हो रखा है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रॉपर्ली केल्विन ने कर रखा है। केल्विन जो हम लोग टेम्परेचर यूनिट लगाते हैं ना, जिन साइंटिस्ट का, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो ये ऑब्जर्व किया था, प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है कप कांस्टेंट वॉल्यूम पे आइडियल गैसेस के लिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। दिस मींस प्रेशर वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो, अगर ये आगे लीनियरली वेरी कर रहा है तो पीछे आप इसको प्रोड्यूस कर दोगे इस लाइन को, ये इस एक्सिस में जाके कहीं पे मीट करेगी, तो जो टेम्परेचर यहाँ पे आएगा इस पोर्शन में, ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसके बियॉन्ड जाएगा तो प्रेशर आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पे प्रेशर अब जीरो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑब्जर्व किया था ना, यहाँ पर टेम्परेचर है 273.15 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, जो आपकी ये वाली एक्सिस है। सो प्रेशर ऑफ गैस इज जीरो इस टेम्परेचर में। ऐसे ही आप अगर वॉल्यूम का भी प्लॉट करोगे विद प्रेशर कांस्टेंट, तो इस तरह से ये आपका वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट हो रहा है। कब, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में। ये T डिग्री सेल्सियस, ऐसे ग्राफ तो आपने बहुत किए होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह में भी, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगेन इसे भी आप अगर आप रिड्यूस करोगे ऐसे यहाँ पर, तो दिस टेम्परेचर विल अगेन बी 273.15 डिग्री सेल्सियस। जब ये एक्सपेरिमेंट हुई तो इससे पता चला दिस इज द मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर पॉसिबल। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, तो एक बार इसे भी नोट कर लो।
डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो एक कॉन्सेप्ट है इसमें आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, देखो ये वो पॉइंट है जब सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो जो पॉइंट है ना उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट ये सारे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे। I'll write the definition for you. Temperature and pressure at which, जो तीनों स्टेट्स हैं, कौन से तीनों स्टेट होते हैं, ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। अच्छा ये बता देती हूँ, दैट इज आपका सब आ जाएगा इसमें, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कोएग्जिस्ट। अगर आपको ये कौन सा वैल्यू है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है जो प्रेशर है आपका ट्रिपल पॉइंट पे, इसकी अगर आपको वैल्यू जाननी है तो होती है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। और ये जो टेम्परेचर है इस ट्रिपल पॉइंट पे, अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर हो जाएगा 273.16 केल्विन। ये अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो दैट वुड बी 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है और ये यूनिक होता है, ये यूनिक पॉइंट होता है। यूनिक पॉइंट होता है एज इन, इसका मतलब होता है कि प्रेशर वगैरह का चेंज नहीं होगा। जो अभी हम लोग ने सेल्सियस स्केल पढ़ा था ना, 0 डिग्री इसका लोअर फिक्स पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका अपर फिक्स पॉइंट है सब। अगर प्रेशर जहाँ चेंज होगा ना तो इसका ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। ये यूनिक है इन द सेंस कि इस पे प्रेशर वगैरह से कोई वैल्यू चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। ठीक है, तो आजकल जो मतलब थर्मोमीटर्स हैं वो भी यूज करते हैं इस पॉइंट को। थर्मोमीटर्स also use triple point of water. Ma'am, solids, liquid and gases coexist means Coexist coexist में यहाँ पे क्या है? एक साथ इक्विलिब्रियम में है। देखो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि वैसे इस पॉइंट के अलावा अगर सोचो कि आपके पास एक ही टाइम पे सॉलिड भी है और वही चीज लिक्विड भी है, लेकिन ये बस एक यूनिक पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अदरवाइज क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज हो रहा होता है, या तो ऑब्जेक्ट सॉलिड रहता है वो फॉर्म चेंज कर रहा होता है लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म चेंज कर सकता है सॉलिड में। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली जिसको ये जो रेफरेंस पॉइंट है टेम्परेचर स्केल कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, ये फिक्स होता है। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक फिक्स पॉइंट होता है, आप एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट होता है टेम्परेचर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इस पॉइंट में ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है ये एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोएग्जिस्ट। और ये सिर्फ एक ही यूनिक टेम्परेचर और प्रेशर, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, सिर्फ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और इस पर्टिकुलर प्रेशर में ही ये तीनों स्टेट्स एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. और ये यूज करता है एज रेफरेंस पॉइंट। अच्छा इसका फॉर्मूला भी है, मतलब अगर आपको दूसरा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो इसका आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ।
टी अगर कोई आपको निकालना है लेकिन ये याद रखना ये आइडियल गैस थर्मोमीटर के लिए होगा। जो टेम्परेचर निकालना होगा दैट वुड बी इक्वल टू टी, मतलब टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय जो भी प्रेशर आपका रिस्पेक्टिव प्रेशर है डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ये हो गया प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, ये हो गया टेम्परेचर आपका एट ट्रिपल पॉइंट। इतना नोट करो। वैसे ये सेंटीमीटर्स पे यहाँ पे गिवन है, आप चाहो तो इसको मिलीमीटर्स में भी कर सकते हो, तो वो हो जाएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग 4.6 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी और टेम्परेचर आप पे ही रह जाएगा।